नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अगस्त क्रांति के 75 साल हो गए। 8 अगस्त 1942 को ही गांधी जी ने मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके बाद करो या मरो के नारे के साथ 9 अगस्त से पूरा देश क्रांति की मशाल लेकर घर से निकल पड़ा था। अब जनता एक दिन के लिए भी अंग्रेजों को अपने देश में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। इस आंदोलन के 5 साल बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, लेकिन इतने साल बाद भी अंग्रेजियत ने भारत नहीं छोड़ा। उन्नीस सौ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देश की आजादी का एक ऐसा क्रांतिकारी काल रहा जिसमें अंग्रेजी राज के खिलाफ भारत का जनमानस निर्णायक संग्राम में निकल पड़ा। महात्मा गांधी की ललकार पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र पर अपने जीवन को जंगे आजादी के लिए आहत करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। आठ अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वो प्रस्ताव पारित किया था, जिससे अंग्रेजी हुकूमत को यकीन हो गया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। साल 1985 में स्थापना के वक्त से ही राष्ट्रीय कांग्रेस कई प्रस्ताव पारित करती रही थी, लेकिन भारत छोड़ो प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक अलग मोड़ दिया। इस प्रस्ताव ने अंतिम जंग की रणभेरी बजा दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव ने देश के राजनीतिक माहौल को ही बदल डाला। देश को यकीन हो गया कि अब आजादी करीब है। मुंबई अधिवेशन ने देश को उम्मीद की वो किरण दिखाई जिससे सारे देश में एक अभूतपूर्व उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन उस उत्साह को राष्ट्रीय विस्फोट में बदल दिया उस रात देश के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी ने। एक झटके में ही भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के इस कदम की जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई वो सचमुच ऐतिहासिक थी। ये पहला आंदोलन था जो नेताओं के बिना चला और अपने मुकाम पर पहुंचा। अपना साम्राज्य दरकता देख गोरी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन जुल्म जितना बढ़ता गया आजादी का संकल्प उतना ही दृढ़ होता गया और आजादी उतनी ही करीब आती गई। आजादी के आंदोलन के इतिहास में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अधिक ताकतवर, गरिमामय और ज्योतिर्मय अध्याय है। 8 अगस्त 1942 को जिस क्रांति का सूत्रपात हुआ उसने ये जाहिर कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत अब हिंदुस्तान में टिक नहीं सकती। अंग्रेजी हुकूमत अंदर से हिल गई। अगस्त क्रांति से अंग्रेजी सरकार किस कदर डर गई थी वो उसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट से पता चलता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तैयार टाटेनहाम रिपोर्ट हालांकि सरासर एक तरफा रिपोर्ट थी, जिसमें कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतना तो माना गया कि भारत के हर कोने में अंग्रेजों भारत छोड़ो की भावना थी। दरअसल सन 1942 की क्रांति पिछले 57 सालों से राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन चला रही थी उसका उफान था। इस उफान ने अंग्रेजों को जता दिया कि अब उनके भारत में दिन लग गए हैं। इस उफान की पृष्ठभूमि में लोकमान्य तिलक और उनके बाद महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी की सबसे महान कामयाबी ये रही कि उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन को केवल पढ़े लिखे लोगों के सीमित दायरे से बाहर निकालकर भारत के विशाल जनमानस से जोड़ दिया। देश के गांव देहात के करोड़ों किसानों मजदूरों को झकझोरा और उनकी चेतना को आजादी के संग्राम से जोड़ दिया। यही वजह थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय तौर पर भागीदारी करने वालों में ग्रामीण इलाकों के 60% से अधिक लोग रहे। इन महान नेताओं ने जो व्यापक जनजागृति पैदा की थी, जो राष्ट्रीय चेतना जगाई थी, उस पर चलकर देश हर आंदोलन के बाद आजादी के करीब आता गया और 1942 के सिर्फ 5 साल बाद ही भारत आजाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। वहीं 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को खदेड़ते हुए बर्मा तक कब्जा कर लिया था। ऐसे में भारतीयों के सहयोग के बिना मित्र राष्ट्र इस पूर्वी मोर्चे को जीत नहीं सकते थे। इसी नाजुक मौके पर भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के चर्चिल सरकार के मंत्री सर क्रिस्टोफर क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। 27 मार्च 1942 को गांधी जी ने दिल्ली में क्रिस्टोफर क्रिप्स से मुलाकात की।
गांधी जी ने मदद के बदले स्वतंत्रता की मांग रखी, जिसे क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। गांधी जी ने इस लड़ाई का नाम दिया भारत छोड़ो आंदोलन। मैं आपको मंत्र देता हूं, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। ये वो शब्द हैं जिसे बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस महासमिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहे थे। ये वो दौर था जब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह उलझा हुआ था। ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता इस वक्त कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में नहीं थे। पंडित नेहरू और मौलाना आजाद भी इस आंदोलन को लेकर सशंकित थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे कांग्रेसी नेता इसका समर्थन कर रहे थे। वहीं जयप्रकाश नारायण तथा अशोक मेहता जैसे समाजवादियों ने भी गांधी जी का समर्थन किया। ऐसे हालात में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से नाराज गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आखिरकार 14 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें अंतिम तौर पर फैसला हुआ कि अब अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने 9 अगस्त से देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करीब 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने देश को करो या मरो का मंत्र दिया, जिसका मकसद था कि अपने देश की आजादी के लिए अंतिम दम तक लड़ना। गांधी जी के इस नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। दरअसल गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का यह दिन चुना। 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने के मकसद से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया था, जिसकी याद को ताजा रखने के लिए पूरे देश में हर साल 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा भगत सिंह ने शुरू की थी और इसी दिन बड़ी तादाद में नौजवान जमा होते थे। ऐसे में गांधी जी ने सोचा कि एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान होते ही 9 अगस्त की सुबह अंग्रेजी सरकार में ऑपरेशन जीरो आर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को अहमदनगर के चांद बीबी किले में नजरबंद किया गया। तो वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल, तो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस आंदोलन को प्रचंड रूप दे दिया, लेकिन 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार के इस दमनकारी कदम से देश की जनता गुस्से में थी। जनता ने खुद अपना नेतृत्व संभालकर विरोध जुलूस निकाला और सभाएं की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला आंदोलन था जो बिना किसी बड़े नेता के भी अपने चरम पर पहुंचा। सभी कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में ठूंस दिया था। ऐसे में इस आंदोलन में समाजवादियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, एस.एम. जोशी और राम वृक्ष बेनपुरी जैसे नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही बंबई, अहमदाबाद और दूसरे शहरों में मजदूरों ने विशाल हड़ताल की और बलिया, बस्ती, सतारा, मिदनापुर और बिहार के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। देखते देखते इस आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई और हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए। लाखों लोग पुलिस दमन और अत्याचार के शिकार हुए। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बंबई में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हुआ। जयप्रकाश नारायण, लोहिया और अरुणा आसिफ अली ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। बंबई में उषा मेहता जैसी प्रखर समाजवादी नेता ने कई महीनों तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोहिया भी नियमित रूप से इस रेडियो पर देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ संदेश देते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब नवंबर 1942 में पुलिस ने इस भूमिगत रेडियो प्रसारण का पता लगाकर इसे जब्त कर लिया।
19 अगस्त 1942 को बिहार का सचिवालय गोलीकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अविस्मरणीय दिन था। पटना सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहे आंदोलनकारियों पर इस दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस ने करीब 14 राउंड गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए। 19 अगस्त 1942 के सचिवालय गोलीकांड ने बिहार समेत पूरे देश में आंदोलन को उग्र कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजी सरकार ने ताकत के दम पर दबाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि आंदोलनकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। सभी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज हड़ताल पर चले गए। कई लोग अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक हो गए। देश भर में हड़ताल का आयोजन होने लगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत छोड़ो आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 लोग घायल हुए, करीब 18,000 नजरबंद हुए और 60,229 लोग गिरफ्तार हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने देश की मिट्टी से उठे इस आंदोलन को कुचलने के लिए जुल्म की इंतहा कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म के सामने आजादी के लिए दीवानगी बढ़ती गई और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सेंट्रल मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान, जो अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, ये वही स्थान है जहां पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अपने भाषण में अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। इस आह्वान के बाद पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था। उसी ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुशल पाटिल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के एक मैदान में महात्मा गांधी ने एक मूल मंत्र दिया था, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी नींव मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से हुई थी और मैं इस वक्त मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में ही हूँ। ये जो मूल मंत्र दिया गया था, उस वक्त कहा जा रहा है कि तब से शुरू हुआ था जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसकी शुरुआत हुई थी। और कहा जा रहा है कि इस अभियान की नींव को जारी रखते हुए वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान को जो नाम दिया गया है, वो पहले ग्वालियर टैंक के नाम से जाना जाता था। तब से हर साल इस मैदान में इस क्रांतिकारी घटना के स्मरण स्वरूप याद रखते हुए एक आयोजन किया जाता है और इस दिन को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ग्वालियर टैंक मैदान पहले ग्वालियर टैंक के नाम से फेमस था और अभी भी इसे ग्वालियर टैंक के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन BMC ने जब से इस मैदान को टेक ओवर किया है, तब से इसका नाम अगस्त क्रांति मैदान रखा गया है। बाहर भी जो कहा जाता है कि एक स्टैचू रखा गया है, जिसपे सब नाम लिखे गए हैं और सभी क्रांतिकारियों को सम्मान देकर उनकी जो है वर्षगांठ मनाते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अब ये जो मैदान है, इसे एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। BMC ने इसे टेक ओवर किया है और इसमें अलग अलग तरह से जो है बेंचेस बनाए गए हैं, लोगों को बैठने के लिए, मनोरंजन के लिए जो है चीज़ें बनाई गई है। ये एक पार्क है, यहाँ पर रोज़ शाम को लोग राउंड मारने आते हैं और इसी मैदान को जो है, ये काफ़ी बड़ा मैदान था पहले, इसे अभी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक पार्ट जो है मैदान का वो फेलोशिप स्कूल को दिया गया है, ताकि उनके बच्चे जो है रोज़ आकर खेल कूद करें। एक जो पार्ट है वो फुटबॉल ग्राउंड में कन्वर्ट किया गया है, जहां पर रोज एक्टिविटीज होती है और फुटबॉल खेला जाता है। एक पार्ट है जिसमें कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन्स का पार्क बनाया गया है, उसे नाना नानी पार्क के नाम से जाना जाता है और उधर जो है सीनियर सिटीजन्स के प्रोविजंस दिए गए हैं। और एक पार्ट जो है उसमें बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मनोरंजन के लिए स्लाइड और स्विंग्स वगैरह बनाए गए हैं। इसके अलावा इधर हर साल जो है प्रेपरेशंस होते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ऊपर कमल का फूल जो है उसका स्टैचू खिल रहा है, उसमें हर साल काम होता है, पेंटिंग होती है और रोज शाम को एक स्पेशल आयोजन होता है और इस आयोजन में यहाँ के लोकल्स पार्ट लेते हैं और साथ ही साथ एरिया के MLAs और BMC के कुछ
जो पुरानी यादें हैं उसे याद किया जाता है। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में लोग थे, उन्हें याद किया जाता है और उनकी जो है कुर्बानी को याद कर कर एक स्पीच दिया जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से इस पार्क को कन्वर्ट किया गया है, इसे मेंटेन रखा जाता है और हर साल हर बार इसे प्रॉपरली जो है मेंटेन करके इसका मेंटेनेंस बीएमसी ने अंडरटेक किया है और अच्छे से इसे किया जाता है। और अब इसे अगस्त क्रांति मार्ग के नाम से जाना जाता है। जो रोड है उसे अगस्त क्रांति मार्ग के नाम से जाना जाता है और जो मैदान है उसे अगस्त क्रांति मैदान के साथ साथ ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ट्रेडमार्क, एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल ग्राउंड माना जाता है, क्योंकि हर साल जब भी इधर कोई बच्चे आते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं, उन्हें सीख दी जाती है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत इधर से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। तो इसीलिए इसका महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है और जिस तरह से इसको एक हेरिटेज बना के रखा है, इसका एक बहुत ही आदरणीय बात मानी जा सकती है। और जिस तरह से लोग विजिट करते हैं, जिस तरह से इसका मूल्य अभी भी माना जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब ये देखने की बात है कि ये जो मूल्य है इसका कब तक मेंटेन होता है, इसकी हेरिडिटी कब तक मेंटेन होती है, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर इससे बनाया गया है वो कब तक रखा जाता है और किस तरह से इसे अब आगे लिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसे जो हाईलाइट किया गया है इस ग्राउंड के अलग अलग जगहों पर, वो काफ़ी सराहनीय है। इस कदम को सराहनीय मानते हुए इसे सलाम करते हैं। कैमरामैन अब्बास के साथ कुशल पाटिल, एपीएन न्यूज़, मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल हो गए। इसी दिन देश ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान किया था। एकजुट होकर हमने अंग्रेजों को भारत से मार भगाया। लेकिन हकीकत तो यह है कि अंग्रेज आज भी देश में मौजूद हैं। लगता तो यही है कि अंग्रेज कहीं नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपना रूप बदल लिया। आज भी हमारे देश में अंग्रेजियत की हुकूमत चलती है। क्या सच में अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश के आम आदमी को आजादी से जीने का अधिकार हासिल हो सका है? क्या देश को अंग्रेजों द्वारा बनाए कानूनों से मुक्ति मिल सकी है? क्या देश को अंग्रेजियत से मुक्ति हासिल हो सकी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देश का आम नागरिक तलाश रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो या न्यायपालिका या ब्यूरोक्रेसी हो या फिर पुलिस प्रशासन, हर व्यवस्था आज भी अंग्रेजियत की बेड़ी में जकड़ी हुई है। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि संसद में जो भी अंग्रेजी बोलेगा उसे मैं गिरफ्तार करवा दूंगा। लेकिन बापू अपने जीते जी अंग्रेजी बोलने वाले किसी सांसद को जेल भिजवाना तो दूर, वे किसी कांग्रेसी सांसद को पार्टी से बाहर तक नहीं निकाल पाए, बल्कि संसद में हिंदी बोलने वाले नेताओं की हेय दृष्टि से देखने की परंपरा हो गई। देश के नेताओं ने अपने बच्चों को या तो विदेशों में पढ़ाना शुरू कर दिया या फिर देश के हाई प्रोफाइल अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करा दिया, जिसे देखकर आम आदमी ने भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा दिलाना शुरू कर दी। आज हिंदी गरीब और पिछड़े लोगों की भाषा बन गई है, जबकि अंग्रेजी अभी जातीय वर्ग की भाषा है। अंग्रेजों ने जिस मैकाले शिक्षा पद्धति को गुलाम भारत पर थोपा था, वो आज भी जस की तस लागू है। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल की पढ़ाई या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई, ऐसा कोई संस्था नहीं है जहां हिंदी में पढ़ाई होती हो। ऐसे में सरकारी स्कूलों में हिंदी में पढ़ा होनहार छात्र भी तकनीकी शिक्षा में पिछड़ रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी हिंदी अपमानित हो रही है। हमारे देश में अंग्रेजियत इस कदर हावी है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक को अंग्रेजों के भूत ने अब तक नहीं छोड़ा है। आजाद भारत की न्यायपालिका में जज और वकील के बीच अंग्रेजी में क्या बहस हो रही है, मुवक्किल के लिए समझना आज भी एक पहेली बनी हुई है। आज भी अंग्रेजों के जमाने के कई कानून हैं जो भारतीयों के दमन के लिए बनाए गए थे, लेकिन भारत आजाद हो गया। हमने अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया, लेकिन उस अंग्रेजी कानून को नहीं भगा सके। पुलिस को देखकर आज भी आम जनता में वही खौफ होता है जो अंग्रेजों के जमाने में होता था। आजादी के बाद भी पुलिस की मानसिकता नहीं बदली। पुलिस आज भी मदद करने वाली से ज्यादा परेशान करने वाली नजर आती है। वहीं ब्यूरोक्रेसी का अंदाज भी अंग्रेजों के जमाने वाला ही है। ब्यूरोक्रेट किसी सामंत से कम नजर नहीं आते। कहने को अंग्रेज चले गए, लेकिन सच तो ये है कि अपने पीछे वो अंग्रेजियत छोड़ गए।
जिसे हम आज भी ढो रहे हैं। हम आज भी अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। क्या हम आज भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं? इसी मुद्दे पर हमने मुंबई की जनता की राय जानी। क्विट इंडिया मूवमेंट को 75 इयर्स हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, पर आपका इस पर क्या कहना है? वैसे तो इंडियन वेस्टर्न कल्चर्स हो गया अभी 75 इयर्स के बाद भी वेस्टर्न कल्चर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत लोग हैं कि इंडियन कल्चर्स को भूल गए हैं, जबकि भूलना नहीं चाहिए रहता है। क्विट इंडिया मूवमेंट उस समय ज़रूरी थी क्योंकि हमारे देश को फ्रीडम चाहिए था। अभी हमारे देश में अगर अमेरिकन पार्ट्स हटा दिए जाएं या फिर कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हटा दिए जाएं तो हम लोगों की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग रहेगी नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी डिपेंडेंट हैं एज एन फॉरेन प्रोडक्ट, बट we should also promote our Indian cultures and products like Make in India and the other handicrafts product, क्योंकि इन लोगों के लाइवलीहुड के लिए वगैरह के लिए हम लोगों को इंडियन प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी चाहिए, बट नॉट टू बॉयकॉट द अमेरिकन प्रोडक्ट्स और द फॉरेन प्रोडक्ट्स। 75 इयर्स हो गए लेकिन कोई अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा है, बिकॉज पहले भी हमारा देश बंद ही था, अभी भी बंद ही है। मतलब बोलते ना पहले कैसे फ्रीडम नहीं था, अभी भी फ्रीडम नहीं है। देखा जाए तो एक तरह से लड़की लोग को बांध के रखते हैं वेस्टर्न कल्चर्स। अभी हम लोग ब्रिटिशर्स आए, हम लोग को क्या बताए, वो लोग क्या सिखा के गए कि फ्रीडम दो, ये करो वो करो, जो कि इंडिया ने कुछ पालन वालन किया नहीं है। हम आज भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं। इस बारे में देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कुछ तो बदला है इतने सालों में। पहले की सरकार और अब की सरकार में बहुत डिफरेंस है। तो अब राइट्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा वो हो गया है कि हाँ अब कुछ बदल गया है। पहले अगर 1970s में देखा जाए तो गवर्नमेंट पावर कुछ ज़्यादा ही थी, बट आज के टाइम में थोड़ा पब्लिक पावर भी हो गई है। तो कुछ तो डेफिनेटली बदला है मोदी जी के आने के बाद। हम अभी एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से मोदी जी के सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, इन सब में, सो समवेयर और द अदर, इफ नॉट नाउ, इन अ फ्यू इयर्स देयर विल बी अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली है। इंडिया में इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इज स्टिल लुक्ड डाउन अपॉन। सो दैट्स लाइक अ मेजर इन्फ्लुएंस दैट दे हैव लेफ्ट ऑन अस। जो भी हम लोग पढ़ते हैं दैट इज ऑल ब्रिटिश, मोस्टली इट इज़ ब्रिटिश रूल। फॉर एग्जाम्पल IPC इट इज़ बहुत पुराना है और उनके जो पनिशमेंट्स तब थे वो अभी भी चले आ रहे हैं। तो जो मेजर ऑफेंसेस है उनके लिए भी आज भी छोटे से छोटा पनिशमेंट है, विच आई थिंक इज़ वेरी बैड फॉर आवर कंट्री। नहीं, हम आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल हम आराम से घूम सकते हैं, कोई हमारे बंदिशें नहीं है, सब सही है। नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ बदला है। आज भी वैसी हालत है देश की जैसे गांधी जी छोड़ के गए थे। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।